हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेश नीट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th में चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन इस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग क्लास 12th में जो चैप्टर 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में परागकोश प्रस्फुटन है ना, एनसीईआरटी में हम लोग परागकोश स्फुटन तक चर्चा कर चुके थे। परागकोश स्फुटन क्या होता है हम लोगों को पता हो चुका था कि परागकोश स्फुटन में क्या होता है कि परागकोश एक विकसित परागकोश जो होता है, विकसित परागकोश, समझना बात ध्यान से, क्या होता है परागकोश स्फुटन। ठीक है, पहले पिछली जो क्लास में चर्चा की थी उन सभी बिंदुओं को हम लोग रिकॉल करेंगे। उसके बाद हमारे दिमाग में पूरी की पूरी संरचनाएं आ जाएंगी, फिर मैं आगे की आपको इंफॉर्मेशन बताऊंगा। तो क्या होता है विकसित परागकोश में, आपको पता था कि विकसित परागकोश जो विकसित परागकोश होता है उसमें दो, वैसे वास्तव में बात सुनो, मेरी बात को सुनने की प्रयास कीजिए कि जो परागकोश जब बना था, जब परागकोश का निर्माण हुआ था तब चार परतें थी। सबसे अंदर थी टेपिटम, ठीक है, फिर उसके बाद थी मध्य परत, ऐसा था कि नहीं था, मध्य परत, उसके बाहर थी एंडोथीसियम है ना, और सबसे बाहर थी एपिडर्मिस। ये था सब कि नहीं था। लेकिन जब परागकोश के अंदर, परागकोश के अंदर जब परागकण विकसित हो रहे थे, समझो बात को, परागकोश के अंदर, परागकोश के अंदर जब परागकण विकसित हो रहे थे, क्या हो रहे थे, विकसित हो रहे थे, तब क्या हुआ था, इनको भोजन की रिक्वायरमेंट थी। जब परागकोश के अंदर परागकण विकसित हो रहे थे तब इनको भोजन की रिक्वायरमेंट थी। किनको? परागकणों को। तब परागकण भोजन कहां ले रहे थे? तब परागकण भोजन ले रहे थे, परागकण भोजन ले रहे थे टेपिटम से। ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? टेपिटम भोजन कहां से ला रही थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, टेपिटम भोजन ला रही थी मध्य परत से। कहां से ला रही थी? मध्य परत से, है ना। तो कहने का मतलब है कि जब परागकोश के अंदर परागकण विकसित हो गए, आप समझना, जब परागकोश के अंदर परागकण विकसित हो गए तब क्या हुआ कि भोजन के रूप में टेपिटम नष्ट हो गई, भोजन के रूप में टेपिटम नष्ट हो गई, और टेपिटम भोजन ला कहां से रही थी? मध्य परत से, तो मध्य परत भी नष्ट हो गई, है ना। अर्थात कहने का मतलब है कि परागकोश जब विकसित हुए तो उनके भोजन की पूर्ति करने हेतु, भोजन की भरपाई करने हेतु टेपिटम और मध्य परत, टेपिटम और मध्य परत नष्ट हो गई थी, है ना, क्योंकि इनको क्या करना था, इनको भोजन उपलब्ध कराना था। ऐसा था कि नहीं था? अब जब टेपिटम और मध्य परत नष्ट हो गई, बात सुनने का प्रयास करना, जब टेपिटम और मध्य परत नष्ट हो गई तो शेष क्या बचा? टेपिटम भी नष्ट हो गई, है ना। क्या हुआ कि टेपिटम भी नष्ट हो गई, मध्य परत भी नष्ट हो गई। अब बची क्या क्या? आप कहोगे सर दो लेयरें शेष बच रही हैं, एंडोथीसियम और एपिडर्मिस। तो दो लेयरें नष्ट हो जाती हैं। जब परागकोश के अंदर परागकण विकसित हो जाते हैं तो दो लेयरें नष्ट हो जाती हैं। कौन कौन? टेपिटम और मध्य परत। तो क्या हुआ, अब ये परागकोश में बनाता हूं, समझना बड़े ध्यान से, ये बात समझ आ गई, ठीक है। परागकोश के अंदर जब परागकण विकसित हो रहे थे तब टेपिटम और मध्य परत नष्ट हो गई, क्योंकि टेपिटम भोजन दे रही थी और टेपिटम भोजन ला कहां से रही थी? मध्य परत से। तो दोनों का संबंध एनसीईआरटी में थोड़ा कुछ अलग लिखा हुआ है, तो याद रखना। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये तीन परतें सुरक्षा का कार्य करती हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना, सुरक्षा के साथ साथ ये भोजन संग्रह का भी कार्य करती है मध्य परत। तो क्या हुआ कि जब ये नष्ट हो गई
परागकोश के अंदर जब एक टेपिटम और मध्य परत नष्ट हो गई तब दो परतें बची। अब समझो मैं फिगर बना के समझा देता हूं, ठीक है, रफली डायग्राम बना लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो क्या हुआ कि एक सबसे बाहर क्या थी, आप कहोगे सर सबसे बाहर थी, रफली डायग्राम बना लो, सबसे बाहर हो गई आपकी ये परत, इस परत को क्या कहेंगे, आप कहोगे सर इसको कहेंगे हम लोग एपिडर्मिस। क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। ये आपकी एपिडर्मिस हो गई। क्या हो गई ये, एपिडर्मिस हो गई। कोई डाउट, ये हो गई एपिडर्मिस। इसके अंदर क्या थी आप कहोगे इसके अंदर थी एंडोथीसियम, वेरी गुड, ये हो गई आपकी एंडोथीसियम। क्या हो गई ये, एंडोथीसियम, जो रेड बना रखी है ये आपकी एंडोथीसियम हो गई, ठीक है, एंडोथीसियम हो गई। अब इसके अंदर क्या थी, आपको वैसे इसके अंदर मध्य परत थी, और मध्य परत के अंदर क्या थी, मध्य परत के अंदर थी टेपिटम। क्या थी, इधर बनाता हूं, ठीक है, टेपिटम, ये भी टेपिटम, ये भी टेपिटम, और ये टेपिटम है ना, ये टेपिटम थी, ये टेपिटम थी, ये क्या है, ये हो गई टेपिटम। क्या हो गई ये, टेपिटम हो गई। चलो मैं टेपिटम को सेट कर देता हूं पूर्णता, है ना। और इसके बाद अब जो आपको दिख रही है, ये जो लेयर दिख रही है, ये क्या है, ये सब, ये मध्य परत है। क्या है ये, मध्य परत है। क्या है ये, मध्य परत है। अब क्या हुआ, समझना मेरी बड़े ध्यान से, इसके अंदर विकसित हो रहे थे परागकण। क्या विकसित हो गए थे, परागकण। ये आपके परागकण हो गए, ये भी आपके परागकण हो गए। क्या हो गए, परागकण। समझने प्रयास कीजिए, यहाँ पे ये सभी के सभी आपके परागकण हो गए। अब जैसे जैसे परागकण विकसित हो रहे थे, मेरी बात सुनना बड़ी ध्यान से। अच्छा एक बार बताओ, परागकण, परागकण को किसने बनाया। परागकण का मतलब होता है लघु बीजाणु। परागकण का मतलब क्या होता है, लघु बीजाणु। तो लघु बीजाणु को किसने बनाया, मेरी बात समझो बड़े ध्यान से। मैं एक बार मैंने कह दिया है कि आपको पूरी पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसको एक बार हम लोग रिकॉल करेंगे, जिससे कि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में रिवाइज हो जाएगी, पूरी की पूरी सीन आ जाएगी। फिर उसके बाद मैं आगे चर्चा करूंगा कि एनसीईआरटी में क्या पढ़ाया गया। तो क्या हुआ था, कहने का मतलब जो परागकण थे, मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से, जो परागकण थे उनका निर्माण किससे हुआ, परागकणों का निर्माण किससे हुआ। परागकण को हम कहते हैं परागकण, या इसको बोलते हैं लघु बीजाणु। क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु। तो परागकण का निर्माण किससे हुआ, यानी लघु बीजाणु को बनाने वाला कौन है, तो है बीजाणुजन ऊतक। बीजाणुजन ऊतक। तो परागकण को किसने बनाया, बीजाणुजन ऊतक को, ऊतक ने। अब बीजाणुजन ऊतक, सॉरी थोड़ा और बैठ कर चलते हैं। परागकण को बनाया लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने। ये रहेगा, किसने बनाया, लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका को किसने बनाया, बीजाणुजन ऊतक ने। किसने बनाया, बीजाणुजन ऊतक ने। अब बीजाणुजन ऊतक को किसने बनाया, है ना, ये बनाया प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ने। किसने बनाया, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ने। अब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल को किसने बनाया,
आर्चिस्पोरियल ने, किसने बनाया? आर्चिस्पोरियल ने, आर्चिस्पोरियल कोशिका ने। अब आर्चिस्पोरियल को किसने बनाया था? मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं ने, मेरिस्टेमेटिक कोशिका ने, किसने बनाया? मेरिस्टेमेटिक कोशिका ने। तो कहने का मतलब है कि मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं ने बनाया आर्चिस्पोरियल सेल को, आर्चिस्पोरियल सेल ने बनाया प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल को, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ने बनाया बीजाणुजन ऊतक को, बीजाणुजन ऊतक ने बनाया लघु बीजाणु मात्र कोशिका को, लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने बनाया लघु बीजाणु को। किसको? लघु बीजाणु को। और यहां याद रखना, यहां पर लघु बीजाणु ऊतक से लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है और लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो जब आता है लघु बीजाणु जनन क्या है तो परिभाषा यहीं से डिफाइन की जाती है। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी में दिया गया है लघु बीजाणु जनन क्या है, तो परिभाषा जो उसमें किस तरह लिखी गई मैं एक बार पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है कि प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। ये वाली लघु बीजाणु से बनने वाली प्रत्येक कोशिका एक पराग मात्र कोशिका होती है। याद रखना, इसको पराग मात्र कोशिका करके भी बताया गया है, पराग मात्र कोशिका। तो डाउट नहीं करना है, पराग मात्र कोशिका का मतलब क्या है, तो पराग मात्र कोशिका का मतलब है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो कहने का मतलब है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका, कुछ भी एग्जामिनर लिख सकता है, तो आप हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। तो इसमें क्या लिखा है एनसीईआरटी में, पेज नंबर 23 निकाल लो, मैं वहां पर कुछ पंक्तियों को पढ़ रहा हूं। तो क्या लिखा है यहाँ पे एनसीईआरटी में लिख रखा है कि एक पराग मात्र कोशिका से, मेरी बात सुनना, एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां पर होता है अर्धसूत्री विभाजन। होता कि नहीं होता? तो अर्धसूत्री विभाजन कब होता है, कहां होता है, क्यों होता है, ये आपको मैं बता रहा हूं। अर्धसूत्री विभाजन लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है, जिससे लघु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है कि एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की घटना लघु बीजाणु जनन कहलाती है। हिंदी एनसीईआरटी में लघु बीजाणु धानी लिख रखा है, कृपया इसको लघु बीजाणु जनन कर लीजिए। ठीक है, तो क्या है कि लघु, आप समझना परिभाषा किस तरह से निकालना है, तो रटना नहीं है, रटना तो है ही नहीं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण करती है, इस परिघटना को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। याद हो गया? वेरी गुड। चलो अब देखते इसमें। हाँ, तो हम बात कहां कर rहे थे कि जब परागकण विकसित हो रहे थे, यानी लघु बीजाणु बन गए। लघु बीजाणु किसने बनाया, समझ गए हम लोग? तो ये लघु बीजाणु है या परागकण है, परागकण को ही हम लघु बीजाणु कहते हैं, ये जो आप देख रहे हो। ठीक है, क्या हुआ कि जब परागकण विकसित हो रहे थे, अपने आप को डेवलप कर रहे थे, कोई भी जीव हो, यदि वो सजीव है तो उसकी शुरुआत एक छोटा सा बालक होता है, मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से, एक छोटा सा बालक होता है और वो धीमे धीमे लगातार माँ के संरक्षण में रहकर, है ना, अपने माता पिता के संरक्षण में रहकर अच्छे से भोजन आदि को प्राप्त करके वो धीमे धीमे एक अच्छा और सुव्यवस्थित मानव बनकर तैयार होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? आप लोग भी जब प्रारंभ में रहे होगे तो बड़े, आपका जन्म हुआ होगा बड़े छोटे रहे होगे आकार में, होता है ऐसा कि नहीं होता? आप लोगों ने आसपास अपने छोटे बालकों को देखा होगा, और वो धीमे धीमे क्या करते हैं, वो लगातार भोजन लेते हैं और भोजन लेने के बाद वो एक विकसित युवा बन जाते हैं, वही बाद में देश के डॉक्टर बनते हैं आप लोगों की तरह। तो क्या हुआ कि जब परागकण था, तो ये जब अपने आप को विकसित कर रहा था, अपने आप को जब ये विकसित कर रहा था, तो इसको भोजन की रिक्वायरमेंट हुई। किसकी रिक्वायरमेंट हुई? भोजन की रिक्वायरमेंट हुई। अब भैया कोई भी चीज है, सीधी सी बात है कि एक छोटा सा बालक होता है, माँ के संरक्षण में होता है, उसको जैसे ही उसका जन्म होता है तुरंत उसको भोजन चाहिए, बराबर भोजन चाहिए। भोजन लेने के बाद वो धीमे धीमे अपने आप को डेवलप करता है, विकसित करता है और एक सुव्यवस्थित मनुष्य बनकर तैयार हो जाता है।
बालक या बालिका वाले की तरह होता है ना। तो क्या हुआ कि अब इसको भी भोजन चाहिए, परागकण को भी भोजन चाहिए। अब परागकण भोजन ले कहां से, प्रॉब्लम आ गई। तो हम लोगों को पता है कि परागकण भोजन कहां से लेता है, समझो। परागकण भोजन लेता है टेपिटम से। कहां से लेता है, टेपिटम से। अब फिर समस्या आ गई कि टेपिटम भोजन कहां से लेगी, टेपिटम को भी तो कहीं ना कहीं भोजन लेना पड़ेगा। तो टेपिटम भोजन लेती है मध्य परत से। किससे लेती है, मध्य परत से। तो जब तक परागकण विकसित हुए हुए तब तक दो लेयरें खत्म हो गई। कौन कौन खत्म हो गई, एक तो ये टेपिटम समाप्त हो गई, टेपिटम समाप्त हो गई और मध्य परत समाप्त हो गई। क्यों समाप्त हो गई, क्योंकि भोजन दे रही थी। तो चलो टेपिटम समाप्त हो गई, हो गई टेपिटम समाप्त। मैंने टेपिटम को समाप्त कर दिया। टेपिटम क्यों समाप्त हुई आपको पता होना चाहिए। हो गई टेपिटम समाप्त। परागकण विकसित हो रहे हैं, ये देखो अब विकसित हो जाएंगे परागकण, है ना। ये देखो परागकण है ना, इनको पर्याप्त पोषण मिल रहा है तो ये विकसित हो जाएंगे परागकण। अब परागकण ने भोजन के रूप में मध्य परत को भी यूज कर लिया था, मध्य परत भी समाप्त हो गई, है ना। अब दो परतें बची। कितनी परतें बची, दो परतें बची। कौन कौन बची, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम। ये याद रखना, ये आपकी एपिडर्मिस है, ये आपकी एंडोथीसियम है, ये आपकी मध्य परत है, ये आपकी टेपिटम है ना। तो ये एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। तो क्या हुआ कि दो लेयरें नष्ट हो गई। कौन कौन, एपिडर्मिस नष्ट हो गई और मध्य परत नष्ट हो गई। अब बची दो परतें। दो परतें कौन कौन बची, आपको सिर्फ दो परतें बच रही हैं, एपिडर्मिस एंडोथीसियम, एपिडर्मिस एंडोथीसियम। अब क्या हुआ, जब परागकण विकसित हो गए, अब परागकोश ने कहा भैया ठीक है परागकण तैयार हैं, इनको परागकोश से बाहर निकालो। परागकण विकसित हो चुके हैं, परागकण पूर्णतः तैयार हैं, अब इनको परागकणों को परागकोश से बाहर निकालो। अब ये परागकोश से बाहर निकलने के लिए, मेरी बात सुनना बड़ी ध्यान से आप लोग, कि परागकणों को परागकोश से बाहर निकलने के लिए कौन बाधक बन रहा है, कौन रोक रहा है इनको, कौन परागकणों को परागकोश से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। आप कहोगे सर सीधी सी बात है कि ये दो ले रहे हैं। कितनी ले रहे हैं, दो ले रहे हैं। कौन कौन, कहोगे सर एक तो एपिडर्मिस है, एक एंडोथीसियम है, यही तो रोक रही है ना। मध्य परत और टेपिटम तो खत्म हो गई, मध्य परत और टेपिटम खत्म हो गई। तो इसको रोकने वाली अब कौन है, बाधा कौन बन रही, उत्पन्न कर रही है। आप कहोगे सर बाधा तो एपिडर्मिस और एंडोथीसियम कर रही है। तो अब बताना मुझे, बहुत ध्यान से बताना मुझे, कि जब परागकोश स्फुटन होगा, क्या होगा, जब परागकोश स्फुटन होगा, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, जब क्या होगा, परागकोश स्फुटन होगा, जब परागकोश स्फुटन, जब परागकोश स्फुटन की घटना होगी। परागकोश स्फुटन क्या है, परागकोश स्फुटन तो है कि परागकोश से परागकणों के बाहर निकलने की घटना परागकोश स्फुटन कहलाती है ना। तो सॉरी, तो परागकोश से जब परागकण बाहर निकलेंगे, मेरी बात सुनना बड़ी ध्यान से, परागकोश से जब परागकण बाहर निकलेंगे तब क्या होगा कि ये मध्य परत, सॉरी एपिडर्मिस और एंडोथीसियम को हटना पड़ेगा। तो एपिडर्मिस भी नष्ट हो जाएगी और एंडोथीसियम भी नष्ट हो जाएगी, और जैसे ही ये दोनों नष्ट होंगी वैसे ही परागकण बाहर निकल आएंगे। देखो कितना इजी है, रटना नहीं है। हो गया परागकोश स्फुटन, है ना। तो परागकोश स्फुटन के समय परागकोश स्फुटन की घटना होती है, उस समय कितनी लेयरें क्रियाशील होती हैं, कितनी लेयरों को डिस्ट्रॉय होना पड़ता है। राइट आंसर रहेगा दो लेयरों को, और वो दो लेयरें कौन होती हैं, एंडोथीसियम और एपोडर्मिस। वेरी गुड। तो आज हमको यहीं पर हम लोगों ने पिछली क्लास बंद की थी कि मतलब परागकोश स्फुटन की घटना को हम लोगों ने समझा था। तो परागकोश स्फुटन क्या है आप लोग अच्छे से समझ चुके हो।
अब हमको क्या समझना है? कहोगे सर मुझे पराग कोश पूरा याद हो गया अच्छे से, पराग कोश की चारों लेयरों के विषय में याद हो गया, पराग कोश कैसे बने ये पूरी लिस्ट याद हो गई, इसको बनाने का पूरा क्रम क्या है पिछली क्लास में पढ़ चुका हूं। अब प्रश्न एक आ जाता है दिमाग में कि सर परागकण क्या है। बिल्कुल बात ठीक है कि दिमाग में अब प्रश्न आया जो परागकण बाहर आए हैं भैया ये है क्या परागकण। एनसीईआरटी के पढ़ाने का क्रम बहुत ही बेहतर है। पहले एनसीईआरटी ने परागकणों को बनाया है, अब वो उसके विषय में बताएगी। तो अब प्रश्न आता है कि परागकण है क्या, परागकण क्या है, ये दिमाग में प्रश्न आ जाता है कि परागकण क्या है। चलो देखते हैं एनसीईआरटी किसको परागकण बता रही है, परागकण कैसा होता है। चलो उससे मुलाकात करते हैं आज हम लोग। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो परागकण क्या है, कैसी संरचना है, क्या इसकी पूरी घटना, इस चीज को हम समझेंगे। तो ये सभी कारक परतों की समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो परागकोश स्फुटन क्या होता है ये भी आपको पता हो गया, ठीक है। अब हमको पता करना है परागकण क्या है, क्या पता करना है, परागकण क्या है। आज हमको परागकण समझना है कि परागकण क्या है ना, क्या है परागकण। जो हम पढ़ते हैं क्या वास्तव में जो एनसीईआरटी में कुछ पंक्तियों में बात को लिखकर कहानी को समाप्त कर दिया जाता है, क्या वास्तव में इतना आसान है, उसी पर चर्चा करेंगे। तो आज जो है परागकण है क्या, तो टॉपिक क्या होगा, परागकण। आज हम लोग चर्चा करेंगे परागकण पर। किस पर चर्चा करेंगे, परागकण पर, है ना। इसको बोलते हैं लघु बीजाणु। क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु। चलो पहले मैं एनसीईआरटी में देखता हूं क्या है, उसके बाद मैं आपको पूरा डिफाइन करूंगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अपनी एनसीईआरटी एक चीज नोट कर लो, आज अब जितना भी मेडिकल एग्जाम हो रहा है, नीट 2020 जो हुआ है, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो नीट 2020 हुआ है उसमें क्या है कि पूरा का पूरा एनसीईआरटी ध्यान रखा गया है। तो एनसीईआरटी बुक वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले हम लोग एनसीईआरटी की लैंग्वेज को समझेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर शेष बातें जो एनसीईआरटी में छिपी हुई हैं उन बातों को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग परागकण पर बात करेंगे। पहली बात तो है कि परागकण जो है, परागकण जो है, पहले कुछ बातों समझ लीजिए। परागकण का निर्माण पुष्प में, परागकण का निर्माण, परागकण का निर्माण पुष्प में, परागकण का निर्माण पुष्प में परागकोश के अंदर होता है। होता कि नहीं होता है, अंदर होता है। तो परागकण का निर्माण पुष्प में परागकोश के अंदर होता है। अब परागकोश कहां होता है पुष्प में, आपको सिर्फ परागकोश पुंकेसर, है ना, पुंकेसर का भाग है, ऐसा है कि नहीं है, पता होना चाहिए। परागकोश पुंकेसर का भाग है। अब जो पुंकेसर है, पुंकेसर जो है वो पुष्प का नर जनन भाग है, ठीक है, या फिर याद रखो पुष्प का नर भाग है, ठीक है, क्या है, नर भाग है। तो पुंकेसर पुष्प का नर भाग है। अब जब पुंकेसर पुष्प का नर भाग है तो स्वाभाविक है कि पुंकेसर से जो पराग कोश के अंदर जो परागकण बन रहे हैं वो नर युग्मक को रखते होंगे। किसको रखते होंगे, नर युग्मक को। क्योंकि नर युग्मक को उत्पन्न कौन करेगा, जो नर होगा, जो नर जनन होगा वही तो नर युग्मक को उत्पन्न करेगा। तो नर जनन क्या है, पुंकेसर।
पुंकेसर में क्या बनते हैं, परागकण। तो नर जनन किसके पास होंगे, परागकण के पास। तो नर युग्मक को रखने वाला कौन है, आप कहोगे सर नर युग्मक को परागकण रखता है, रखता कि नहीं रखता है ना। नर युग्मक को कौन रखता है, परागकण रखता है, इसीलिए इसे परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। परागकण को क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं इस टर्म को यहां लिख देता हूं, परागकण नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि परागकण नर युग्मक को रखता है, इसीलिए इसे नर युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। अपनी अपनी सामान्य भाषा में आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि परागकण नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब पढ़ते हैं सीआरटी क्या है। तो परागकण का परिचय हो गया, परागकण क्या रखता है, नर युग्मक रखता है। देखो क्या लिखा है, परागकण नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। तो परागकण नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व किस प्रकार करता है, पूरी बात को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। फिर लिखा यदि आप हिबिस्कस, गुड़हल या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूते हैं तो आपके उंगलियों पर पाउडर लग जाएगा। अच्छा एक बात आई कि परागकोश को स्पर्श करने पर, सीधी सी बात है परागकोश के, क्योंकि परागकण मिलेंगे कहां, परागकोश में। तो आप जब ये गुड़हल आदि के परागकोश को स्पर्श करोगे तो आपकी उंगलियों में पाउडर सा लग जाएगा, पीला पीला पाउडर सा लग जाएगा। वो येलो कलर का जो पाउडर होगा वो कुछ और नहीं परागकण होंगे। क्या होंगे, परागकण। आप लोग देख सकते हो अपने आसपास गुड़हल हो तो वहां पर आप लोग इस चीज को बिल्कुल अच्छे से एक्सपेरिमेंट तरीके से उस चीज को समझ सकते हो। तो क्या हुआ यहाँ पे कि परागकण का निर्माण पुष्प के परागकोश के अंदर होता है, इसीलिए तो एनसीईआरटी में लिख रखा है कि आप गुड़हल आदि की आप गुड़हल या अन्य पुष्प के परागकोशों को स्पर्श करोगे तो आपकी उंगलियों पर कुछ पाउडर समान संरचना लग जाएगी, वो कुछ और नहीं परागकण है। क्या है, परागकण है ना। परागकण सामान्यतः गोलाकार गोली होते हैं जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो फिगर एनसीईआरटी में दिया गया है, जो डाटा एनसीईआरटी में दिया गया है, जो टर्म एनसीईआरटी में दिए गए हैं वही नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो परागकण है, परागकण का व्यास लगभग कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर। ये शब्द याद रखना, 25 से 50 माइक्रोमीटर, 25 से 50 माइक्रोमीटर का व्यास होता है। किसका, परागकण का। तो वही लिखा है, ये सामान्यता याद रखना, सामान्यता शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात सभी के सभी परागकण नहीं, अधिकांश परागकण। याद रखना, ये नहीं कहना कि सभी के सभी परागकण गोलीय संरचना गोलाकार होता है, रॉन्ग हो जाएगा आंसर आपका। उसने कहा सामान्यता अर्थात अधिक से अधिक परागकण आपको गोल आकार के दिखाई देंगे, सभी नहीं। तो क्या लिखा है, परागकण सामान्यतः गोलाकार गोली होते हैं जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इनमें स्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्ति होती है। बिल्कुल सही बात है। अब पोलिस्टर परागकण की 2 परतों वाली भित्ति, क्या इस बात को हम लोग क्या रट लें, नहीं, समझो क्या है इसका मतलब। ये बात आप नर युग्म को भी समझ चुके होंगे, ठीक है। आप समझो क्या होता है, वो कह रहा है कि परागकण के पास 2 परतों वाली भित्ति होती है ना। परागकण के पास, ये परागकण इस तरह से समझो परागकण क्या है। इसमें लिखा है कि परागकण मुख्यतः 2 परतों वाली भित्ति से घिरा होता है। तो चलो पहले परागकण की संरचना बनाता हूं। ये रहा परागकण, है ना, परागकण, ठीक है।
ये रहा परागकण। तो परागकण में क्या होता है, दो परतें होती हैं। तो देखो एक परत आपकी ये हो गई है ना, और दूसरी परत आपकी ये हो गई। तो कितनी परतें हो गई, दो परतें। इस परत को क्या कहेंगे सॉरी इस परत को क्या कहेंगे, बाह्यचोल। क्या कहेंगे, बाह्यचोल। इसको क्या कहेंगे, अंतःचोल, है ना। तो परागकण में दो परतें होती हैं, बाहरी परत को बाह्यचोल कहते हैं, है ना, और आंतरिक परत को अंतःचोल कहते हैं। अब समझो क्या लिखा है सीआरटी में। स्पष्ट रूप से दो परतों वाली भित्ति होती है, कठोर बाहरी भित्ति को बाह्यचोल कहते हैं, सबसे कठोर। अब एक चीज और सुन लो, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है कि यहां पर मैंने जो डायग्राम बना के दिखाया हुआ है, यहाँ पे आपको थोड़ा दो परतों के बीच में आपको अंतर देखने को मिल रहा होगा। हो गया, हाँ सर अंतर तो दिख रहा है। अंतर क्या दिख रहा है आपको, सर एक तो अंतर ये दिख रहा है कि आंतरिक जो परत आपने बनाई हुई है वो पूर्णतः इस प्रकार है, और जो आपने बाह्य परत बनाई है वो कुछ इस प्रकार है ना। तो इसका मतलब क्या है, क्या हम इस तरह से परागकण को नहीं बना सकते हैं? अब मेरी बात को समझो, परागकण की जो बाह्य परत होती है जिसको हम बाह्यचोल कहते हैं, वो अलंकृत होती है। कैसी होती है, अलंकृत होती है। याद रखना, बाह्य परत कैसी होती है, अलंकृत होती है। अलंकृत कैसी होती है, अलंकृत होती है। जबकि आंतरिक परत जिसे हम अंतःचोल कहते हैं वो अलंकृत नहीं होती। इसलिए मैं इसको डिजाइन दिया हुआ है। कोई यहाँ पर हम लोग आर्ट नहीं पढ़ रहे हैं कि जितना बेहतर डायग्राम होगा उतना बेहतर आपका मार्क्स का स्कोर रहेगा, उतने बेहतर नंबर आएंगे, उतने अच्छे आप डॉक्टर बनोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं बता रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि बाह्य परत अलंकृत होती है परागकणों की, अंतः परत अलंकृत नहीं होती है। तो चलो अब पढ़ते हैं शरीर क्या लिखा हुआ है। बाह्यचोल कहते हैं जो पराग जो कि स्पोरोपोलिन की बनी होती है। अब स्पोरोपोलिन याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द, स्पोरोपोलिन। बाह्य परत जो होती है, बाह्य परत स्पोरोपोलिन की बनी होती है ना। जो बाह्य परत होती है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। अब कहोगे सर एक बात और बताओ कि अंतः परत किससे बनती है? बिल्कुल बात ठीक, मैं भी बता देता हूं, फिर बाद में एनसीईआरटी पढ़ूंगा आपकी। अंतः परत सेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है ना। सेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो बाह्य परत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। जो बाह्य परत है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है, और जो अंतः परत है वो पेक्टिन व सेलुलोज की बनी होती है। बनी होती कि नहीं बनी होती? तो कहने का मतलब क्या है कि जो परागकण था उसकी बाहरी परत स्पोरोपोलिन की थी, अंतः परत सेलुलोज पेक्टिन थी। अब मेरी बात समझो, पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे समझो। पहले ये हो गई बाह्य परत जिसको बाह्यचोल कहा, ये बनती है स्पोरोपोलिन की। ये हो गई अंतःचोल जो सेलुलोज पेक्टिन बनी होती है। अब जो स्पोरोपोलिन होता है सबसे कठोर माना जाता है, अर्थात इसको स्पोरोपोलिन को निम्नीकृत करने वाला। अब निम्नीकृत का मतलब क्या है? प्रोफेसर निम्नीकृत का मतलब क्या है? निम्नीकृत का मतलब है नष्ट करना, नष्ट करना। तो इस अभी तक ऐसा कोई भी रसायन नहीं बना, ऐसा कोई भी मतलब अभी तक इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तो कोई ऐसी ज्ञात सामग्री नहीं है जो स्पोरोपोलिन को नष्ट कर सके। देखो क्या लिखा है, स्पोरोपोलिन से बनी होती जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधी कार्बन सामग्री है। तो स्पोरोपोलिन एक ज्ञात प्रतिरोधक
कार्बन की सामग्री है। कहने का मतलब है कि जब स्पोरोपोलिन इतना सक्रिय है कि उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है, तो स्वाभाविक है कि स्पोरोपोलिन ने जिसको बनाया होगा वो कितना अपने आप में दृढ़ होगा, वो कितना अपने आप को मजबूत रखता होगा। सीधी सी बात हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि स्पोरोपोलिन ने बनाया है बाह्य को, बाहरी पद को, तो स्वाभाविक है कि जब स्पोरोपोलिन इतना सख्त कार्बन है, कार्बन सामग्री है, तो परागकण की बाह्य भी एक दृढ़ लेयर होगी, कठोर परत होगी। अर्थात परागकण को नष्ट करना एक तरीके से असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि इसके ऊपर बाह्यचोल है और इस बाह्यचोल का निर्माण स्पोरोपोलिन से हुआ है। किससे हुआ है? स्पोरोपोलिन से हुआ है ना। अब कहोगे सर इतना क्यों किया? देखो, ईश्वर जानता है कि परागकण जो है इसके अंदर जीवन छिपा हुआ है। ईश्वर इस बात को जानता है कि जो परागकण है उसके अंदर जीवन है, और ईश्वर चाहता है कि जीवन सुरक्षित रहे। उसकी पहली आवश्यकता है जीवन को बचाना। अब जीवन को बचाने के लिए क्या करें? उसने कहा जीवन को बचाने के लिए हमको एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण देना पड़ेगा, उसको बेहतर से बेहतर सुरक्षा देनी पड़ेगी। तो उसने कहा सुरक्षा कैसे दी जाए? उसने कहा सुरक्षा के लिए तो सीधी बात है कि अभी तक जब ये परागकोश के अंदर था तब मैंने इसको चार परतों से सुरक्षा दी थी। 2 परतें भोजन दे रही थी, 2 परतें सुरक्षा कर रही थी। अब तो ये परागकोश के बाहर है, अब तो ये स्वतंत्र हो गया, परागकोश की लेयरों का काम खत्म हो गया, उन लेयरों को तोड़कर ये बाहर आ चुका है। अब तो इसको सुरक्षा कैसे दी जाए? तो इसने कहा ठीक है, ऐसा करो कि हम परागकणों को मजबूती प्रदान करने के लिए बाहरी परत, एक कठोर परत का निर्माण कर देते हैं। तो वो बाहरी परत, कठोर परत कौन थी? बाह्यचोल थी, जो स्पोरोपोलिन से बनी थी। किससे बनी थी? स्पोरोपोलिन से। अब जब स्पोरोपोलिन से वो परत बन गई तो अब वो परत एक दृढ़ परत हो गई, अर्थात उसके अंदर यानी जो उस परत के संरक्षण में, उस परत के अंदर जो जीवन समाहित है, अब उसको नष्ट करना किसी के बस की बात नहीं है ना। तो वही है कि सबसे बाहर की परत इसीलिए कठोर होती है। अब जो अंतः परत है वो कठोर नहीं है। और वो क्यों कठोर नहीं है? क्योंकि वो स्पोरोपोलिन से नहीं बनी हुई है। अब देखो क्या लिखा है, कठोर बाहरी भित्ति को बाह्यचोल कहते हैं, जो स्पोरोपोलिन से बनी होती है, जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोध कार्बन सामग्री है। यह उच्च ताप, कितना भी तापमान में इसको रख दो नष्ट नहीं होगी, तथा शुद्ध अम्ल एवं क्षार के सम्मुख टिक सकती है। अम्ल क्षार भी इस परत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और अभी तक, इतनी ही बात नहीं, अभी तक ऐसा कोई एंजाइम भी ज्ञात नहीं हुआ है जो स्पोरोपोलिन को निम्नीकृत कर सके, स्पोरोपोलिन को नष्ट कर सके, अर्थात परागकण की बाह्यचोल को डिस्ट्रॉय करने की सामर्थ्य अभी तक किसी ने ज्ञात नहीं कर पाई है। चाहे वो अम्ल के रूप में हो, चाहे वो क्षार के रूप में हो, चाहे वो एंजाइम के रूप में हो, वो किसी भी रूप में हो, एक तरीके से आप कह सकते हो कि इसको, ये एक अजय लेयर है। एक मतलब कहने का मतलब है कि इस लेयर को नष्ट करना एक तरीके से असंभव है। फिर क्या लिखा है? परागकण के बाह्यचोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं। अब देखो, इसमें जो एनसीईआरटी ने कहा है उसको हम देखते हैं। अब ये जो बाह्यचोल है, इसमें आपको जगह जगह ये गैप दिख रहे होंगे, ये ठीक है। चलो मैं इसको इधर लिख देता हूं। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? रंध्र। याद रखना, इनको बायोलॉजी में कभी भी पोर भी कहा जाता है। छिद्र के लिए बायोलॉजी में रंध्र या पोर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या, इसको जनन छिद्र भी बोल सकते हैं,
जनन छिद्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा इसमें? द्वारक या रंध्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र, देखो लिख दिया है एनसीईआरटी ने, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, जहां पर स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित है। अब दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि सर ये बताओ, जब इसके अंदर जीवन है, जीवन एक अमूल्य निधि है, ईश्वर जिसको बहुत ही बेहतर से बेहतर सुरक्षा देना चाहता है, तो जगह जगह गैप क्यों छोड़ दिए? अच्छा एक बात बताओ, बड़ी मैं कॉमन सी बात आप लोगों से पूछता हूं कि वास्तव में हर एक मानव, हर एक प्राणी, चाहे वो कोई रहा हो, चाहे आप स्वयं क्यों ना हो, अपने लिए सुरक्षा चाहते हो कि नहीं चाहते हो? मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, फिर मैं इस पर टॉपिक पर बात करूंगा कि चाहे कोई भी प्राणी रहा हो, चाहे मानव खुद रहा हो, यानी यहां तक कि आप स्वयं क्यों ना हो, आप अपनी सुरक्षा चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो। सुरक्षा के लिए क्या करते हो? अच्छे से घर बना के तैयार करते हो। क्या करते हो? घर बनाते हो, क्योंकि जितना बेहतर आपका आवास होगा, जितना बेहतर आपका मकान होगा, उतनी बेहतर आपकी सुरक्षा होगी। सीधी सी बात है ना? ऐसा है कि नहीं? उस मकान के अंदर ही बेहतर लाइट की व्यवस्था होगी, उसी के अंदर एसी वेसी पंखा वंखा लगा के रखा होगा आपने, यानी सब कुछ मकान के अंदर ही होगा। मेरी बात सुनना, मकान के अंदर ही होगा। वो मकान चारों तरफ से एक चार दीवारी से घिरा होगा, उसके अंदर आप होगे। क्या उस मकान के अंदर कहीं ना कहीं तो आपने द्वार बनाया होगा? आपका जो घर होता है, उस घर में क्या होता है कि जो घर होता है आपके, उस पूरे के पूरे घर में जो आसपास बाउंड्री होती है, जो दीवारें होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं तो आपका मुख्य द्वार होगा। वो मुख्य द्वार क्यों बनाया आपने? जबकि आप अपने आप को बड़ा सुरक्षित महसूस करना चाहते थे, अपने आप को हर किसी से सुरक्षित रखना चाहते थे, आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते थे। आपका एक उद्देश्य था कि मैं सुरक्षित रहूं, ये था उद्देश्य की नहीं था। तो फिर आपने मेरी बात सुना, तो फिर आपने उस अपने घर के आसपास एक द्वार का निर्माण किया, प्रमुख गेट बनाया। वो क्यों बनाया? आप लोग इसमें क्या पूछने वाली बात? ये तो हमको पता है, हमने अपना जो मुख्य द्वार बनाया है, वो मुख्य द्वार इसलिए बनाया है कि मैं उस घर से, उन चार दीवारियों से अब बाहर निकल सकूं, इसलिए बनाया है। तो यही प्रॉब्लम इसके पास भी है कि जब इतना सुरक्षात्मक आवरण, इतना कठोर आवरण है, तो इसके अंदर जो जीवन है, मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से, इस परागकण के अंदर जो जीवन है उसको तो बाहर निकालना ही निकालना पड़ेगा, है ना? तो अब वो कहां से निकलेगा? तो उसके लिए द्वार बना लिए। क्या बना लिए? द्वार, जिनको कहा गया जनन छिद्र। तो क्या हुआ कि इसीलिए उसने जनन छिद्र बनाई। अब मेरी बात समझिए आप भी। अब क्या है, आप सुनना, अब मैं बता रहा हूं कि जहां जहां आपके जनन छिद्र हैं, जहां जहां आपके जनन छिद्र हैं, जनन छिद्र हैं, वहां वहां बाह्यचूल जो किससे बनी है? स्पोरोपोलेनिन, जो किससे बनी है? स्पोरोपोलेनिन। जहां जहां जनन छिद्र हैं, जनन छिद्र हैं, वहां वहां बाह्यचूल स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, वो अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। ऐसा है कि नहीं? देखो आप यहां से देखना शुरू करो, आपने स्पोरोपोलेनिन देखा, यहां पर अनुपस्थित है, यहां पर क्या है? जनन छिद्र। फिर देखो आगे चले, यहां पर भी स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित है, क्यों? क्योंकि यहां पर जनन छिद्र है। फिर यहां से चले, यहां पर भी स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित है, क्यों? क्योंकि यहां पर जनन छिद्र है। तो कहने का मतलब है कि स्पोरोपोलेनिन की लेयर, स्पोरोपोलेनिन की लेयर परागकण में जनन छिद्र की जगह पर अनुपस्थित होती है। कहां अनुपस्थित होती है? जनन छिद्र की जगह पर अनुपस्थित होती है। दूसरी बात ये भी आपको पता होनी चाहिए कि जो दूसरी बात क्या पता होनी चाहिए
दूसरी बात आप ये भी कह सकते हो कि परागकण में पोलेनिन यानी बाहाचोल एक असतत परत होती है। ऐसा होता कि नहीं? क्योंकि देखो असतत मतलब एक सतत रूप से नहीं बनी हुई है, अर्थात तुम ऐसा नहीं कह सकते हो कि इसमें कहीं भी आपको बीच में गैप नहीं है। गैप है ना, यदि सतत लिखा हो सतत तो ये हो गई, और लिखा हो असतत, लिख दिया जाए असतत, तो फिर इसमें जगह जगह गैप होंगे। क्या होंगे? जगह जगह गैप होंगे, तभी तो असतत कहा गया कि नहीं कहा गया? तो बाहाचोल कैसी है? सतत है कि असतत है? आप कहोगे जगह जगह इसमें गैप है, तो ये बाहाचोल, एक देखो आप गैप ये दिख रहा होगा, एक गैप ये दिख रहा होगा, एक गैप ये दिख रहा होगा, तो कैसी होगी? असतत होगी। तो बाहाचोल जो स्पोरोपोर से बनी होती है वो एक असतत परत है। अब अंताचोल पर बात करते हैं। अंताचोल परागकण में अंताचोल, जो अंताचोल होती है वो एक परागकण में अंताचोल एक सतत परत है। सतत परत है क्योंकि इसमें कहीं पर आपको गैप नहीं देखने मिलेगा। जो अंताचोल है लगातार, मतलब कहीं आपको बीच में आपको गैप देखने को नहीं मिला, तो सतत परत हो गई। ठीक है, अब चलो पढ़ते हैं सेकंड क्या लिखा हुआ। परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं क्योंकि उनमें स्पोरोपोरिन की उपस्थिति होती है। यानी परागकण जीवाश्म की भांति तक कई हजार वर्षों तक रह सकते हैं। कहोगे सर, तो इसका मतलब है कि जो परागकण है वो इतना अपने आप को इतने समय तक अपने आप को बचा कर रख रहा है, एक जीवाश्म की तरह अपने आप को हजारों वर्षों तक बचा के रख रहा है। तो ये किसकी देन है? ये स्पोरोपोलिन की देन है। किसकी देन है? स्पोरोपोलिन की देन। एक चीज याद रखना, जब भी कभी कोयले की पहचान की जाती है, जब भी कभी कोयले की खान को खोजा जाता है, तो वहां पर आसपास परागकणों को देखा जाता है। जितने पुराने परागकण रहे होंगे उतने पुराने वृक्ष रहे होंगे, और जितने पुराने वृक्ष रहे होंगे वो दबकर आज वो कोयले का निर्माण कर चुके होंगे। तो कोयले की खान को खोजने में परागकण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये बात हो गई। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ, जीवाश्मों की भांति होते हैं। ठीक है, बाहाचोल में प्रतिमाओं एवं डिजाइनों की एक आकर्षक सारणी आपको देखने मिलेगी। आप एनसीईआरटी में ऊपर देखिए आपको कई तरीके के परागकण देखने को मिल रहे होंगे। तो इसमें जो कई तरीके की डिजाइनें हैं, कई तरीके की संरचनाएं हैं, वो सब बाहाचोल के कारण ही होती है। आगे देखो क्या लिखा है, परागकण की आंतरिक भित्ति को अंताचोल कहा जाता है। तो जो परागकण है इसकी आंतरिक भित्ति को क्या कहा गया? अंताचोल कहा गया। यह एक पतली व सतत परत होती है। वही तो बताया, ये सतत है और बाहर वाली असतत है। ठीक है, सतत परत होती है जो सेलुलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज व पैक्टिन की बनी होती है। तो आज हम लोगों ने परागकण की पूरी संरचना को समझा। परागकण में कितनी लेयरें होती हैं, जनन छिद्र क्या होते हैं, अंताचोल किसकी बनती है, बाहाचोल किसकी बनती है, कौन सतत होती है, कौन असतत होती है, परागकण इतना दृढ़ मजबूत और इतने वर्षों तक कैसे अपने आप को जीवित बनाए रखता है, आदि आदि बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की। आज जो हमारा टॉपिक था परागकण की
संरचना, उस पर बात की। शेष बात मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आपका जो लक्ष्य है वो नीट क्वालिफाई करना है ना। तो अब की बार नीट में आपको बायोलॉजी के अंदर 100% स्कोर करके आना है, क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और आप चैनल को अपने मित्रों को, अपने भाइयों को, अपने प्रियजनों को, भारत के हर एक स्टूडेंट तक बेहतर से बेहतर शिक्षा पहुंच सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक लाइक कीजिए। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।